Hello future doctors, my name is Arpita Parashar from Safal Institute, currently pursuing my MBBS degree from MGM Jamshedpur. आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन 2N2O5 जो कि प्रोडक्ट बना रहा है 4NO2 + O2 कैन बी रिटन इन 3 वेज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि इस रिएक्शन का अगर हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखे तो उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें K डैश और K डबल डैश के बीच का रिलेशन निकालना है। तो ये निकालने से पहले हम लोग कुछ चीज़ के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है। ये रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई रेट ऑफ चेंज इन टाइम रिएक्टेंट के लिए है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू KN2O5 का कॉन्सेंट्रेशन, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है तीनों इक्वेशन में। पर जैसे रिएक्टेंट के लिए हमेशा हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वर्ड यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट के लिए हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस यूज़ करते हैं, अगर उसके रेट को बताने कि किस रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो रेट ऑफ अपीयरेंस उसका क्या है। वैसे ही रिएक्टेंट के लिए किस रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होते रहता है और रिएक्टेंट जो है वो कम होते रहता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इस तरीके से दिया हुआ है। रेट ऑफ अपीयरेंस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 बाई चेंज इन टाइम, इसको हम लोग बोल देंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। ये K-N2O5 दिया हुआ है। उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाई रेट मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाई चेंज इन टाइम, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 K-N2O5 से दिया गया है और इसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो इसके बाद हम एक और चीज़ जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि ये तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए है। पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ होल रिएक्शन को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें उसके स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से, जो रिएक्शन में स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट दिया गया है, अगर हम लोग उससे डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ पूरा रिएक्शन निकल आएगा। तो जैसे कि अगर हमें रेट ऑफ पूरा रिएक्शन चाहिए तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 की, जो कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइडेड बाई स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो कि 2 है। तो ये पूरे रिएक्शन का रेट निकल आया, ठीक है। और वही हम लोग प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस और उसके डिवाइडेड बाई उसका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट करते हैं तो ये भी रिएक्शन का पूरा रेट बता देगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक रिएक्शन का एक ही मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही होगा ना, चाहे तुम इस तरीके से निकालो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के मदद से निकालो या रेट ऑफ अपीयरेंस के मदद से निकालो, सेम ही होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। अब एक और चीज़ कि ये रेट ऑफ ऑक्सीजन जो भी है, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बाई चेंज इन टाइम करते हैं डिवाइडेड बाई स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो कि 1 है, तो इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। तो ये तीनों बराबर होगा, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया रेट ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। दूसरा तरीका हम लोग रेट लॉ के मदद से निकालते हैं। रेट लॉ क्या स्टेट करता है? रेट लॉ बोलता है कि कोई भी रिएक्शन है उसका रेट निकालने के लिए द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने क्या बोला इसको मैं बताती हूँ। जैसे A + B, मान लीजिए प्रोडक्ट बना रहा है C + D, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताना है। तो पहला तो तरीका था, जैसे R को हम लोग मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन को हमने लिख दिया -D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई dt और उसका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, मान लीजिए यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं वैसे ही B के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको D के टर्म्स में डिनोट करना है तो D ये रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D बाई चेंज इन टाइम और उसका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, मान लीजिए इधर भी इसका 1 है तो 1 मान लेते। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब एक और तरीका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का रेट लॉ से, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, रिएक्टिंग स्पीशीज, और रेज टू सम पावर, यानी कि मान लीजिए x और यहाँ पे मान लेते हैं y।
तो यहाँ पे लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने देखा था कि जो यहाँ पे पावर हम लोग लगा रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन में, तो वो उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर था। पर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो पावर हम लोग लगाए हैं उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो। इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि x जो है दिस इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और y इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। और पूरे रिएक्शन का अगर हमें ऑर्डर चाहिए होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम लोग x प्लस वाई कर देते हैं। तो ये रेट लॉ स्टेट करता है। बट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमें पहले मेथड का ज़रूरत है। तो देखिए हमें यहाँ पे 3 वेज दिए गए हैं। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे और सिंपली k डैश k डबल डैश का जो है वो वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो जैसे माइनस d(n2O5/dt) का वैल्यू दिया गया है k(n2O5), इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे k(n2O5), ये पूरे का वैल्यू k(n2O5) था डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाले थे, इज इक्वल टू dNO2/dt का वैल्यू दिया गया है k(n2O5) divided by stoichiometric coefficient 4 and this is equal to k double dash N2O5। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन ये जो है कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, k by 2 is equal to k dash by 4 is equal to k double dash। यहाँ से अब हम लोग क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। पहला रिलेशन अगर हम लोग k और k डैश के बीच में निकालें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये यहाँ से ये 2 कट जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि k डैश इज इक्वल टू 2k, ये पहला रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन हम लोग अगर k डैश और k डबल डैश के बीच में निकालें तो k डैश बाई 4 इज इक्वल टू k डबल डैश। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि k डैश इज इक्वल टू 4k डबल डैश, ये दूसरा रिलेशन आ गया। और तीसरा रिलेशन हम लोग k और k डबल डैश के बीच में निकाल सकते हैं। तो k बाई 2 इज इक्वल टू k डबल डैश, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू 2k डबल डैश। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा जहाँ पे हमारा k डैश और k डबल डैश के बीच में 3 तरीके का रिलेशन आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन में जैसा ऑप्शन दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, Hello future doctors, my name is Arpita Parashar from Safar Institute, currently pursuing my MBBS degree from MGM Jamshedpur. Today we will look at a question from chemical kinetics, which is a chapter from 12th chemistry. The T half of a first order reaction is found to be 2 minutes. The percentage of the reactant left after 360 seconds is. Question first order reaction से related है, उसका T half दिया हुआ है 2 minutes और हमें परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट बताना है आफ्टर 360 सेकेंड्स, मतलब कि रिएक्शन शुरू हो गया तो टाइम उसका धीरे धीरे कंज्यूम होते जा रहा है। तो जब रिएक्शन का टाइम मतलब 360 सेकेंड पार हो चुका है तब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट क्या है, लाइक उसका परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग मान लीजिए एक रिएक्शन एज्यूम करते हैं, ए जो है वो C प्लस डी बना रहा है, तो ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 होगा, ठीक है, और T हाफ वो टाइम है जब 50% जो है ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है, यानी कि यहाँ पे 50% ऑफ द प्रोडक्ट 50% प्रोडक्ट फॉर्म हो गया होगा और यहाँ पे 50% ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर लाइक 2 मिनट्स CT को बोलते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर T टाइम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम, उस टाइम को हम लोग T से डिनोट करते हैं। तो CT जो है CT का वैल्यू C0/2 हो जाएगा। T हाफ का वैल्यू मतलब T हाफ का मतलब ये हुआ, और इसे निकालने का ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग निकालते हैं तो T हाफ का वैल्यू ये आता है और इस पर हम लोग डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये कोर इक्वेशन है
ठीक है, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई का पावर माइनस के टी, और इसी को फर्दर हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं तो के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी पे लिख सकते हैं। अब सी नॉट को हम लोग ए से भी नोट कर सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और सी टी को ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। सी टी जो है वो रिएक्टेंट लेफ्ट है आफ्टर कुछ टाइम, है ना, और एक्स जो है ये बता रहा है कि कितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया है, तो कितना रिएक्ट किया इसको अगर हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में जितना रिएक्ट किया माइनस कर देंगे तो रिएक्टेंट लेफ्ट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में पुट करते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। के को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, के को ln 2/t½ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। के को लिखा हमने ln 2/t½ t½ का वैल्यू 2 मिनट है, जिसको हम लोग 120 सेकेंड्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो 120 सेकेंड्स इनटू आफ्टर टाइम t का वैल्यू यहाँ पे 360 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो 360 सेकेंड्स इज इक्वल टू ln इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई जो रिएक्टेंट लेफ्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 ln 2 आ जाएगा, जिसको हम लोग ln 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ln C नॉट बाई सी टी, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि C नॉट बाई सी टी का जो वैल्यू है 2 का पावर 3 है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं C नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू 8। तो सी टी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, C नॉट बाई 8। सी टी का वैल्यू इज इक्वल टू C नॉट बाई 8। कहने को तो ये भी आंसर है, बट यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज हम लोग जानते हैं कैसे निकालना है। तो हम लोग परसेंटेज निकालना होगा तो सी टी बाई सी नॉट इंटू 100 कर देंगे। तो सी टी का वैल्यू क्या आ गया, C नॉट बाई 8 बाई सी नॉट इंटू 100। सी नॉट से सी नॉट कट गया, 100/8 यानी कि 12.5%। सो आफ्टर 360 सेकेंड्स 12.5% ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट बचेगा। 12.5% किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो ये रहा आंसर। थैंक यू। पिछले क्वेश्चन को ही सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है, जो कि शॉर्ट ट्रिक है, वरना वो फॉर्मूला जो इक्वेशन के थ्रू हम लोग निकालते हैं थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है ऑफ कोर्स। तो ये जो ट्रिक है स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है। मान लीजिए देखिए t½ 2 मिनट्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, और टाइम 360 सेकेंड में हमें रिएक्टेंट लेफ्ट, परसेंटेज रिएक्टेंट लेफ्ट बताना था। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C नॉट जो है वो 100 है। ठीक है, अब 100 जो है t½ टाइम के बाद, यानी कि जब रिएक्टेंट 50% रिएक्ट कर चुका है और जो रिएक्टेंट लेफ्ट है वो उसका जस्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ है, तो t½ टाइम के बाद लाइक 120 सेकेंड जो कि 2 मिनट दिया है विच इज़ 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड के बाद ये 50 हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट लेफ्ट है। फिर वैसे ही टाइम बीतेगा, t½ टाइम के बाद लाइक 120 सेकेंड के बाद इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल, अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसको मान रहे हैं। ठीक है, तो इसका हाफ हो जाएगा 25। वैसे ही टाइम और बीतेगा, टाइम और बीतने का मतलब 120 सेकेंड और बीता, तो अब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट होगा वो इसका हाफ हो जाएगा विच इज़ 12.25। अब वैसे ही फिर से 120 सेकेंड्स बीता, तो अब जो रिएक्टेंट लेफ्ट होगा वो इसका 50% लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये 6.25 हो गया। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलता है कि रिएक्शन जो ये t½ जो टाइम है, t 50% भी इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे 50% रिएक्टेंट लेफ्ट बच रहा है ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये t 50 जो ये टाइम है ये हर एक इंटरवल में सेम रहेगा। कौन से इंटरवल में, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो रिएक्टेंट लेफ्ट का कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के जस्ट हाफ है, तो ये दोनों के बीच का टाइम हमेशा सेम रहेगा। वैसे ये दोनों के बीच का टाइम भी हमेशा सेम रहेगा। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, 360 सेकेंड के बाद परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट क्या होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी 120 सेकेंड में 50 से 25 हो गया, ये भी 120 सेकेंड में 25 से 12.5 हो गया, ये भी 120 सेकेंड में 12.5 से 6.5 इसका वैल्यू हो गया, किसका, CT का वैल्यू। ठीक है, तो अब 360 सेकेंड बाद परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट क्या, तो आप देखिए 120 120 120 यहाँ से यहाँ जाते तो टोटल टाइम 100 से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 360 सेकेंड लगा है।
अब परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं 12.5 Ct का वैल्यू डिवाइडेड बाई इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 इंटू 100, ये कर देंगे तो परसेंटेज क्या आ जाएगा 12.5%। ठीक है, द बेस्ट मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और फॉर्मूला होता है Ct इज इक्वल टू, अब ये कैसे डिराइव हुआ है इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है, T12। Ct का वैल्यू निकालना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1/2 और ये T हो गया टाइम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे 360 सेकेंड है। ठीक है, और T12 इस पे अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1/2 T का वैल्यू क्या दिया हुआ है 360 और T12 वैल्यू हो गया 120। तो ये क्या आ जाएगा, Ct का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करते हैं तो C0/1/2 का पावर 3 यानी कि 1/8 हो जाएगा, तो C0/8। अब वही ये देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जिस मेथड से हमने सॉल्व किया था यही आया था लास्ट में। अब हमें निकालना है वैल्यू, तो ऑब्वियसली C0/8/C0 इंटू 100, C0 से C0 कट गया, 100/8 विच इज 12.5%। तो हमने देखा कि वो एक क्वेश्चन हमने 3 मेथड से सॉल्व किया। पहला एक प्रॉपर इक्वेशन लगा के, दूसरा ये छोटा सा ट्रिक, और तीसरा ये एक फॉर्मूला है जो कि आप याद कर लेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। आंसर सब में सेम आ रहा है। थैंक यू। आइए देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट decreases from 0.08 molar to 0.04 molar in 10 minutes, what would be the time taken for the concentration to decrease to 0.01 molar? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन होता है 1/Ct माइनस 1/C0 इज इक्वल टू Kt। तो या तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ये वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। आंसर नहीं, सबसे पहले हमें K का वैल्यू एक्चुअली में निकालना है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन में K दिया नहीं है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम K का वैल्यू निकालेंगे और फिर जब K का वैल्यू निकल जाएगा तो इसी इक्वेशन में पुट करके, ये वैल्यू पुट करके और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू पुट करके हम लोग T का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि टाइम पूछा है एट लास्ट। ठीक है, तो या तो आप इस फॉर्मूला में इसको डायरेक्टली पुट कीजिए, या फिर हम लोग जानते हैं कि T12 का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि देखिए 0.08 से 0.04 जा रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली 50%, लाइक हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आई है। हम लोग बोल सकते हैं कि जो टाइम है वो T12 है, T 50% है। तो T12 कैसे निकालते हैं हम लोग, 1/K/C0। K का वैल्यू हमें निकालना है, T12 दिया हुआ है 10 मिनट। C0 का वैल्यू क्या है 0.08, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 8/100, 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/8/K। तो उसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, ये 10 0 से 0 कट जाएगा, 10/8 यानी कि 5/4। तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/4, मतलब कि 1.25। तो K का वैल्यू आ गया ये। ठीक है, अब हम लोग इस K के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। Ct का वैल्यू अब बोल रहा है कि 0.01 मोलर है, तो 1/0.01 मोलर यानी कि 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 माइनस 1/C0। C0 का वैल्यू क्या था, वही 100/8। तो 100/8 का वैल्यू क्या हो जाता है 12.5 इज इक्वल टू K का वैल्यू क्या आ गया 1.25। और यही टाइम हमें निकालना है कि कौन से टाइम में ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.08 से 0.01 मोलर हो जाएगा। तो 100 माइनस 12.5 87.5, 1.25 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा T का वैल्यू। तो ये पॉइंट हम हटाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा। 8750/125, ये 7 टाइम से कट रहा है यानी कि 70। हम लोग बोल सकते हैं कि T का जो वैल्यू है दैट इज 70 मिनट। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू। इसके ऊपर ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो कि 2A प्रोडक्ट बना रहा है B और उसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड इनवर्स।
तो ये क्वेश्चन देखने को तो बहुत सिंपल सा है और लोग देखते ही बोल देते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। बट ये कहने को सरासर गलत है। अब क्यों गलत है इसके पीछे इसका पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे क्या है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोग रेट लॉ के थ्रू डिफाइन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस बी जो कि प्रोडक्ट बना रहा है C प्लस डी, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। जैसे कि एक को हम लोगों ने x का पावर डाल दिया और b के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हमने y का पावर डाल दिया। हम लोग बोल सकते हैं x जो है दिस इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, और y जो ऑर्डर है इट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर हमें निकालना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है, तो हम लोग x प्लस वाई कर देते हैं। ये ओवरऑल ऑर्डर निकल जाता है इस रिएक्शन का। पर ये जो x और y है इट मे और इट मे नॉट बी इक्वल टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर कब होगा, जब रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप या फिर हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्री स्टेप होगा, तो ये ऑर्डर विल बी इक्वल टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, सिंगल स्टेप यानी कि मान लीजिए एक सिंगल स्टेप में ये A से B प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है वो A से B बनाया, फिर B से C बनाया, C से D बनाया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि A से D बनाने के लिए इतना स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो ये सिंपल रिएक्शन या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर तो कतई नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि ये एक रिएक्शन, ये भी कहने को तो सिंगल स्टेप है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा, यानी कि 2। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कि A, और बहुत लोग क्या बोल देंगे कि इसका पावर अगर हमें लगाना है तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो x जो है इट विल बी इक्वल टू 2, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है। बट ये गलत है, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए जो रेट कांस्टेंट है इसका यूनिट आप लोग देखिए सेकंड इनवर्स, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड करने के लिए। अब कैसे, ये देखते हैं। यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब इस k का यूनिट हमें निकालना है, तो रेट हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मोलारिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोलारिटी बाई टाइम को हम लोग सेकेंड उसका यूनिट होता है, तो मोलारिटी सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू k, और यहाँ पे इसको भी हम लोग मोलारिटी इसका कॉन्सेंट्रेशन को मोलारिटी से डिनोट कर देंगे mx अपॉन ये mx इंटू my। तो अब इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, m सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू k m और उसका पावर x प्लस वाई। अब k का यूनिट हमें निकालना है, तो m सेकेंड इनवर्स, और हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, इसको हम लोग n से डिनोट कर देते हैं। तो m सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई m, और ये x प्लस वाई को क्या हमने बोला था n, तो अब यहाँ पे आ जाएगा m 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे n जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ये जो है k का यूनिट हो जाएगा, m यानी कि मोलारिटी विच इज मोल पर लीटर। ठीक है, n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अब मान लीजिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो 0 है, तो अगर यहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन जो होगा वहाँ पे रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा दैट विल बी मोलारिटी मोलर सेकेंड इनवर्स। वहीं पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन 1 है तो 1 यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, 1 माइनस 1 0 हो गया, और m किसी का भी पावर 0 तो हम लोग जानते हैं कि उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट आ जाएगा ये पार्ट तो 1 हो गया ना, सेकेंड इनवर्स। यहीं पे हम लोग अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है दैट विल बी m माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। m माइनस 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m हम लोग जानते हैं कि मोल पर लीटर होता है, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, पर इसका भी पावर -1 है ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे मोल -1 लीटर
सेकेंड इनवर्स। तो यह यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हो गया। तो अब जैसे ये वाले चीज़ को पकड़िए, क्वेश्चन में आपका रेट कांस्टेंट विथ यूनिट दिया हुआ है और ये यूनिट केवल फर्स्ट ऑर्डर में ही आ सकता है अगर हम लोग n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है तुरंत सिंगल स्टेप और उसका कोफिशिएंट देख के 2 मत कर दीजिएगा, उसका आंसर जो होगा यूनिट के हिसाब से अगर देखिएगा तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 1। We will look at a question which is from second order reaction from chemical kinetics chapter। क्वेश्चन में क्या है, रेट कांस्टेंट दिया गया है जिसका वैल्यू है 8 × 10⁻⁻⁴। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू दिया गया है जिसका वैल्यू है 0.5 मोलर और CT का वैल्यू यानी कि वो कॉन्सेंट्रेशन मतलब लाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड आफ्टर सम टाइम। कौन सा टाइम, तो उसको हम लोग T से डिनोट करते हैं और यही टाइम हमें निकालना है। सो दिस इज द रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर सम टाइम जिसका वैल्यू दिया गया है 0.25 मोलर। सो हमें T का वैल्यू निकालना है। तो जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ इक्वेशन देखा था, फिर देखा था हमने कि T हाफ कैसे निकाला जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वैसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी है। तो इसका क्या इक्वेशन होता है, 1/CT - 1/C0 इज इक्वल टू KT। अब इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और T का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालना है हमें, ठीक है। सो CT का वैल्यू क्या दिया हुआ, 0.25 यानी कि 25/100। तो यहाँ पे अगर हम लोग 25/100 पुट करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100/25 विच इज़ 4 माइनस 1/C0, C0 0.5 है यानी कि 1/2। यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इज इक्वल टू K का वैल्यू। दिस इज बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। K का वैल्यू हो गया 8 × 10⁻⁻⁴ और हमें T का वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन हम लोग पुट करते हैं। T इज इक्वल टू 4 - 2 2 बचा, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 8 × 10⁻⁴, 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻4 बचेगा, यहाँ से कटा 4 यानी कि 1000/4 सॉरी 10,000/4। तो ये आ जाएगा 2500 मिनट। यूनिट का ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे रेट कांस्टेंट आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पे यूनिट मिनट इनवर्स है। सो जो टाइम आएगा वो सेकंड में नहीं आएगा, ऑप्शन में आपका सेकंड दिया हो सकता है, वैल्यू आपने निकाली है 2500 और ज़्यादातर क्वेश्चन में तो सेकंड में ही आता है टाइम का वैल्यू, तो जस्ट टिक मार दिया आपने तो क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाएगा और आप एक नेगेटिव मार्किंग लेके बैठ जाएंगे। सो यूनिट पे आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज़ आप क्या इस पर देख सकते हैं कि एक तो फॉर्मूला में हमने लाइक इक्वेशन में वैल्यूज़ रखा, दूसरा एक चीज़ नोटिस कीजिए 0.5 मोलर और ये 0.25 मोलर, ये डायरेक्टली इसका हाफ है यानी कि जो टाइम हमें निकालना है ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि आप T50 का वैल्यू निकालिए, T हाफ का वैल्यू निकालिए, क्योंकि यहाँ पे CT का जो वैल्यू है, जो रिएक्टेंट लेफ्ट का वैल्यू होता है, इट इज़ हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यानी कि हमें T हाफ का वैल्यू निकालना है, वो टाइम जब रिएक्टेंट का वैल्यू डायरेक्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ हो, लाइक 50% ऑफ द रिएक्शन हो चुका है, तो उस T हाफ का वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, 1/KC0। तो इस पे डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज रखते हैं और हमारा ऐसे टाइम का वैल्यू जस्ट तुरंत निकल के आ जाएगा। 1/KC0, K का वैल्यू क्या था 8 × 10⁻⁴, 10⁻4 रखा हमने, C0 का वैल्यू 0.5 यानी कि 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए आ गया, वही सेम चीज़ आ गया, ये 4 से कटा तो आ गया 10,000/4 और इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 2500 मिनट। तो 2500 को एक और चीज़ देख सकते हैं, पॉइंट डाल के 2.5 × 10⁻³ मिनट। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू।